नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। सिद्धार्थनगर के शौहतरगढ़ थाना क्षेत्र के जुगडीवा गांव में गहडी की भूमि में जरिया निर्माण कर रहे दबंग प्रधान की शिकायत करना ग्रामीण को महंगा पड़ गया। आरोप है कि अवैध निर्माण की शिकायत करने पर दबंग प्रधान ने गोलबंदी करके शिकायतकर्ता को घर में घुसकर मारा पीटा। मारपीट में पीड़ित के 5 परिजन घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल युवक का इलाज जिला मुख्यालय में जारी है। क्या नाम है आपका? प्रभावती यादव। अच्छा, ये बताओ कैसे आपके ये चोट लगा है, क्या घटना है? घटना अंदर ये ससुर मेरा आदमी खाना खाते रहे। अब उन लोग हले बस हम लोग घर में भागे। हाँ। अब वो प्रधान उनका भाई औरत लोग मेरी सास को वहीं बाहर पीटने लगी। हम लोग दोनों प्राणी तीनों घर में हो गए। वहाँ से दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। मेरा जेवर सब ले गए। मेरा आदमी अब ये चिल्ला थी बाहर, वो हम छोड़ के आए बाहर निकाले। और कौन नाते झगड़ा करे हैं, वो कहे नाते मारे हैं? झगड़ा यही बात है, हमारे लोग नहीं जानी था भैया। ये कोनो बात ही के कोनो बातें नहीं है। अच्छा, दादी क्या नाम है आपका? ये बताओ ये कैसे चोट लगा है आपका? अरे भैया हमारे को लड़के वो खात रहे अपनो खात रहे मेरे यहाँ दौरा गरियावे लगे हैं तो ऐसे कौन खबा छोड़ भाग गए हैं घर में घुसर के या रहबे नहीं की छोटका और बड़का ये रहा घर में घुसर के मारे लागे कुल के मारी सी? अब ओकर कुल परिवार मारी नाव का है? तौलनवा नाव है। अच्छा, नहीं तौलनो का नहीं ना हो मोहन ना हो। हाँ मोहन के हो? वो प्रधानवा हुआ जौन मारी से मराई से कुल भक्कर भाईवा का वो ना हो, परमधवा ना हो, यंग मिला का कसबा ना है। अच्छा, हाँ यंग मिला का बिंधा ना हो, बिंधा नहीं रहा वो बम्बई है। और कुल औरत मारी नहीं हमन का। हाँ कुल औरत घर में घुस के मारे हैं? हाँ, घर में ताला कुंजी तोड़ हारी लाते मारी का वो तोड़ कहल गया रहा वो। अच्छा, हाँ। तो सिद्धार्थनगर से आपको एक खबर बता, जहां पर जमीनी विवाद के चलते जमकर मारपीट हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि आरोप है कि अवैध निर्माण की शिकायत करने पर दबंग प्रधान ने गोलबंदी करके शिकायतकर्ता को घर में घुसकर जमकर मारा पीटा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन जायसवाल जुड़ चुके हैं। तो पवन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही जिसके चलते ये मारपीट जो है वो दबंगों के द्वारा की गई है? जानकारी के मुताबिक जहाँ तक है बात आ रही है आपसी रंजित होगा, उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जी हेलो पवन, आपसे जानना चाहेंगे जो दबंग है उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है? दोषियों को तो आपको बताना चाहिए तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क पवन जायसवाल से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको खबर बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ नगर से एक खबर, जहां पर शौहतरगढ़ थाना क्षेत्र के जुगडीवा गांव में गहडी की भूमि में जरिया निर्माण कर रहे दबंग प्रधान की शिकायत करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया, क्योंकि शिकायत करने पर दबंगों ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई कर दी है। वहीं बांदा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अज्ञात ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने चेकिंग लगाकर ट्रक की तलाश शुरू कर दी। मौत की खबर सुनकर मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली के भूरागढ़ चौकी का ये बताया जा रहा है। मनोज कुमार। हाँ मनोज जी, ये बताइए कि कौन लोग थे, ये कैसे कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई? ये हमारे चाचा के लगे थे और ये हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी, बूढ़ागढ़ से मोहनपुरा बारात जा रही थी। तो एक थे आपके क्या बोलते हैं कमल सना बिंदादीन और प्रमोद सना राम बहादुर
और अजय सनाब छोटे लाल, अजय सनाब छोटे लाल कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किस गाड़ी से हुआ है? बुरागढ़ से मोहनपुरवा जा रहे थे अच्छा एक बारात पे। जी। तो बाइक थी, स्प्लेंडर गाड़ी थी। किस गाड़ी से टक्कर मारी, कुछ जानकारी वगैरह? सर अब अज्ञात वाहन है, अब इसका तो जानकारी नहीं है। अब अज्ञात कोई वाहन था तो क्या एक्सपायर हो गए तीनों लोग या कुछ लोग हैं? सर तीनों ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके हैं। कहाँ पर हादसा हुआ, ये क्या मामला था? ये मोहनपुरवा से शादी से बुरागढ़ के 3 नवयुवक मोटरसाइकिल से लौट रहे थे अपने गांव जाने के लिए। ये 20 साल, 22 साल और 25 साल के तीनों नवयुवक हैं, जिसमें एक शादीशुदा है और 2 अभी अविवाहित हैं। इनके किसी अज्ञात ट्रक से सामने से दुर्घटना हो गई है, जिससे ये तीनों कुचल गए हैं। मौके पर इनकी डेथ हो गई। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा चुका है। अन्य कोई समस्या नहीं। सर कुछ जिस गाड़ी से हुआ उस गाड़ी का कोई पता चला किस तरीका? अब गाड़ी के बारे में जानकारी की जा रही है और टोल पर भी वहाँ लगाया गया है। किसी तरह की कोई जानकारी अगर मिलती है तो उसके बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बांदा से खबर आपको बता रहे जहां पर एक तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है और इसी कड़ी में अज्ञात ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पूरन राय जुड़ चुके हैं। तो पूरन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही किसके चलते जो भीषण सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है बांदा में, क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे की? जी, बांदा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अज्ञात ट्रक अनियंत्रित होकर के टक्कर मारते हुए 3 युवकों को बाइक सहित टक्कर मारते हुए कुचलते हुए फरार हो गया है। तीनों युवक बाइक से मोहनपुरा रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, तभी ट्रक पीछे से टकराते हुए तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई। टकराते हुए आगे बढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि जानकारी ये हो रही है कि मामला शहर कोतवाली के बुरागढ़ चौकी का है, जहां के रहने वाले 3 युवक कमल पुत्र इंद्रजीत 20 वर्ष और मूल पुत्र राम बहादुर, अजय पुत्र छोटे लाल ये उम्र 22 साल, ये सभी मोहनपुरवा परिवार में एक बारात में शामिल होने जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ जाने से इनकी मौके पर मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मौके पर पुलिस के पहुंचने पर तो किसी तरह से जाम को खुलवाने का प्रयास किया गया। जी पूरन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई घायल भी हुआ है इसकी, क्या कोई जानकारी जो है वो मिल पाई है आपको? जी नहीं, इस पे घायल कोई भी नहीं हुआ है। एक बाइक में 3 लोग सवार थे जो जा रहे थे, तो तीनों की दर्दनाक मौके पे ही मौत हो गई है और ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर के मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान लगाया है और ट्रक के चालक सहित को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया पूरन राय कि लगातार पुलिस जो है वो जो ट्रक चालक है उसकी तलाश करने में जुटी हुई है। क्या तलाशी की बात अगर अभी करें, इसको लेकर क्या कोई अपडेट सामने आया है? क्या जो ट्रक चालक है उसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस कर पाई है? जी, अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई भी खबर हम लोगों को सामने नहीं आई है जिसमें ट्रक और ट्रक चालक गिरफ्तारी हुई हो। अभी तक फिलहाल तहरीर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इनके बाद में तहरीर के बाद में आगे मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में तलाश की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरन राय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और यहाँ पर अज्ञात ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वही खबर दिल्ली से, जहां एक संस्था मुख्य रूप से स्पेशल बच्चों के ऊपर काम करती है। जिन बच्चों का दिमागी रूप ठीक नहीं होता उन बच्चों को यह संस्था गोद लेती है, साथ ही उन्हें शिक्षा और हर जरूरत की चीजें निःशुल्क प्रदान करती है। राजधानी दिल्ली में यह संस्था बड़े पैमाने पर स्पेशल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देती है। आज इन बच्चों के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये कहने को मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, पर मेरे को लगता है ये एनर्जेटिक है। इनके साथ जो आज मेरे को जन्मदिन मनाने का मौका मिला या सौभाग्य मिला, उसकी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि होटलों में सहेलियों के साथ जन्मदिन मनाने में शायद वो आनंद नहीं मिल सकता।
जो इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने में मिला है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी यहाँ आइए दिशा सेंटर में और इन सब बच्चों के साथ अपना कोई भी खुशी हो आप सेलिब्रेट कीजिए। आपको पता चलेगा कितना आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा। बोलते हैं ना कि हम भगवान के लिए मंदिर जाते हैं, नहीं, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये है मंदिर दिशा सेंटर। आप आइए, इन बच्चों के साथ जुड़िए, तो आपको पता चलेगा कि मंदिर यही है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जब सोसाइटी में इस तरह के बच्चों को लेकर आज भी सोच नहीं बदली है उनकी, कहीं ना कहीं उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है? ये तो बहुत गलत बात है। शायद मेरे नॉर्मल बच्चे हैं, बट मैं बोलती हूँ मेरे नॉर्मल बच्चे इतने कैपेबल नहीं होंगे जितने ये बच्चे। इन बच्चों का दिमाग में कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो भगवान ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा दी है। हमारे बच्चे इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हैं ना, क्यों शायद कोई नॉर्मल बच्चा भी नहीं लगा सकते। हमारे बच्चे यहाँ के इतनी अच्छी ढोलकी बजाते हैं, इतना अच्छा वो करते हैं कि मतलब जब चौकियाँ होती है, जागरण होते हैं, तो हमारे स्कूल के बच्चों को बुलाकर वहाँ पर जागरण किया जाता है। इनकी पेंटिंग्स देखने लायक है, इसलिए कभी इनको कम नहीं समझिए। ये मत सोचिए कि बच्चे मेंटली चैलेंज है तो इनको स्पेशल चिल्ड्रंस कहा जाता है। भगवान ने एक चीज़ कम दी है तो एक चीज़ बहुत सारी दी है। वो बहुत कैपेबल है हर चीज़ के लिए, मैं बोलूँगी। तो दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक संस्था मुख्य रूप से स्पेशल बच्चों के ऊपर ही काम करती है और जिन बच्चों का दिमागी रूप ठीक नहीं होता उन बच्चों को ये संस्था गोद भी लेती है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी जुड़ चुके हैं। तो उदय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में जो स्पेशल संस्था चल रही है जो बच्चों के ऊपर ये काम करती है जो दिमागी रूप से ठीक नहीं होते हैं, क्या कुछ जानकारी है इस संस्था के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा मैं। ये जो एक दिशा सेंटर है, जिस संस्था का नाम है दिशा सेंटर, और ये दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली के चंदन नगर में है। और इस तरह के इनके कई सारे ब्रांच हैं और इस तरह के बच्चों को जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनको ये अडॉप्ट करते हैं और उनके लिए निःशुल्क सारी चीजों का ये बंदोबस्त करते हैं। जिस तरीके से स्पेशल बच्चे होते हैं जो मेंटली होते हैं 100%, 50%, या फिर दिव्यांग बच्चे होते हैं, कुछ पैरों से दिव्यांग होते हैं, कुछ हाथों से, और कुछ जो दिमागी रूप से ठीक नहीं होता जिनका संतुलन, उनको भी ये अडॉप्ट करते हैं। और आपको अहम बात बता दूं कि इसमें जिस तरह बच्चों को ये अडॉप्ट करते हैं और तमाम सोसाइटी के लोगों से ये मदद करते हैं। इनको कोई गवर्नमेंट फंड नहीं करती है, इनको कोई गवर्नमेंट नहीं मदद करती, लेकिन ये आपस में एक मानवता को दर्शाते हैं कि अगर हम ह्यूमन हैं तो इंसानियत के नाते हम इन स्पेशल बच्चों की मदद करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा मानवता धर्म है। जी उदय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये जो स्पेशल बच्चे हैं उनका जो एक ट्रीटमेंट होता है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता है, क्योंकि एक अलग ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन आप जिस तरीके से बात करें संस्था के बारे में, किस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो इन बच्चों को दिया जाता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा दिशा सेंटर जो है, इनके जो अध्यक्ष हैं दिशा सेंटर के मिस बेनू है, इनका कहना है कि इस तरह के बच्चों को पहले ये अडॉप्ट करते हैं और सबसे पहले तो ये चिन्हित करते हैं उन जगहों को दिल्ली में जो कस्बा है, जो गांव है, जो छोटे छोटे कस्बों में आज भी इन बच्चों से कहीं ना कहीं सोसाइटी घृणा नजर से देखते हैं कि हमारे घर में इस तरह के स्पेशल बच्चे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में फेस करना। वो उनकी मानसिक आज ये रह गई है। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को जो दिशा सेंटर के अध्यक्ष है बेनू, ये इनको अडॉप्ट करते हैं। पहले सोसाइटी में ये अपने संस्था के लोगों को भेजते हैं, वहां पर मुआयना करते हैं, और जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको उन कस्बे से, उन गलियों से निकाल कर ये अपने सेंटर में जगह देते हैं और उनका एक टाइम टेबल बनाते हैं पहले। और बात रही ट्रीटमेंट की, तो जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो आपस में इनकी मंथली मीटिंग होती है। मीटिंग करने के बाद जो भी उसका निर्णय निकलता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीजें जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम कई बार फेस करना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये लोग सोसाइटी से मदद मांगते हैं और उस मदद के लिए काफी सारे लोग आगे भी आते हैं और तमाम चीज जो होते हैं उसको लेकर फिर इन बच्चों के लिए ये ट्रीटमेंट का इस तरह से कुछ बंदोबस्त करते हैं कि जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, कुछ इस तरह से कैंप लगाना हो गया, फिर इन बच्चों के लिए जो जिनका संतुलन दिमागी रूप से ठीक ठाक है, कहने का मतलब ये है कि कोई
10% है, 20%, 50% दिमागी रूप से संतुलन उनका बना हुआ है, तो कहीं वो उनको शिक्षित भी करते हैं ये लोग। और तमाम चीजें ऐसी है कि इस जो डिसेबल बच्चे हैं इनके अंदर कई सारे आर्ट्स छुपे होते हैं, और उन आर्ट्स को ये लोग उस प्रतिभा को समाज में दिखाते हैं जब, तो काफी सारे लोग इनसे जुड़ते हैं और ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर जुड़ जाता है इनसे ऐसा जो इनको ट्रीटमेंट देता है। जी उदय, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो दिशा सेंटर चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर स्पेशल एक्टिविटीज की बात करें तो क्या कुछ स्पेशल एक्टिविटीज इस जो संस्थान है वहां पर होती है? क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चे हैं उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन अगर बात करें स्पेशल एक्टिविटीज की तो क्या कुछ स्पेशल एक्टिविटीज जो होती है वो इस संस्था में कराई जाती है बच्चों को? जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया। आपको बताना चाहूंगा मैं, इन बच्चों को एक अलग माहौल देना पड़ता है क्योंकि ये हमारे और आप में से बिल्कुल अलग माइंड के होते हैं। इनको एक अलग सा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज हम और आप समझ सकते हैं बेहद आसानी से, लेकिन इनको समझने के लिए अब थोड़ा समय चाहिए होता है, इनको उस तरह का माहौल चाहिए होता है। तो इस तरह की बच्चों के लिए ये लोग एक्टिविटी बराबर करवाते रहते हैं, गेट टुगेदर कराते रहते हैं, छोटी छोटी मीटिंगें अरेंज करते हैं, और उसमें इनको जो बच्चे ठीक रूप से मतलब सुन पाते हैं उनके लिए म्यूजिक का कोई एक्टिविटी कर दिया इन्होंने, और कुछ इस तरह से कोई पेंटिंग का, कभी डांसिंग का कर दिया। इनका मनोरंजन किसी ना किसी तरह से संस्था करती रहती है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को इस तरह की चीजें मनोरंजन की देनी बेहद जरूरी भी होती है, क्योंकि इनका जो दिमागी रूप है वो कहीं ना कहीं मतलब एक अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं इनको, और इस तरह की एक्टिविटी कराने के चक्कर में ही इन सभी को बच्चों को व्यस्त रखते हैं ताकि किसी तरह इनका मनोरंजन होते रहे और ये अपने आप को अकेलापन महसूस ना करें। इनको ऐसा ना लगे कि समाज में ये बच्चे अकेले हैं और इनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। ये उनको पूरी फैमिलियर फीलिंग देते हैं ताकि बच्चे ये समझ के कि हाँ औरों बच्चों में और इनमें बेहद फर्क नहीं है। इनके दिमाग में ये चीजें डाली जाती है कि आप में और नॉर्मल बच्चे दोनों बराबर हैं। संस्था इस पर काम करती है। जी उदय, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये एक्टिविटीज के बारे में तो आपने तमाम जानकारी जो है वो साझा की है, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटीज हो या फिर जिस तरीके से म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, इन सब की भी एक बड़ी जो पहल है वो ये दिशा सेंटर कर रहा है। लेकिन अगर मेडिकल सुविधाओं की बात कर ली जाए यहाँ पर, क्योंकि एक मेडिकल सुविधा का होना बहुत ही जरूरी होता है हर एक क्षेत्र में। अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, इस तरह के जो सेंटर्स चल रहे हैं हमारे बीच में, उसके लिए काफी अहम माना जाता है। तो क्या मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ सेंटर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इनके कई जगह सेंटर है, कई डॉक्टर इनके संपर्क में है। बहुत कुछ इक्विपमेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं फाइनेंशियल, मैंने पहले ही आपको बताया कि इनको गवर्नमेंट मदद नहीं करती है। ये सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज भी मानवता के नाम पर काम करना चाहते हैं, इंसानियत के नाते, जिनको नेम और फेम किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। वो हिडन ह्यूमन होते हैं जो चाहते हैं कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें सोसाइटी में रह के। तो जिनमें कुछ डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज इनको मुहैया करवाते हैं, वो लगातार आए दिन कैंप अरेंज करते हैं, और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है पर्सनली तो उनको वो ट्रीटमेंट भी वो लोग नियर बाई अस्पताल में ले जाके देते हैं। इनके पर्सनली सेंटर में कोई इस तरह की थेरेपी नहीं होती है जो मैं अगर आपको कह दूं, वो कहना गलत होगा कि ट्रीटमेंट इनको कोई पर्सनली दी जाती है। नहीं, एक कैंप अरेंज किया जाता है, उस कैंप के दौरान इनको सारी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, और फिर भी अगर कोई बच्चा अगर इस तरह से बीमार पड़ता है तो उसको सजेस्ट करते हैं, जिसमें तमाम सोसाइटी के लोग जो होते हैं उनके साथ खड़े होते हैं और वो नियर बाई अस्पताल में उस बच्चे की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इस बीच आपको एक अहम बात बता दूं मैं, जो तमाम सोसाइटी के लोग संस्था से जुड़े होते हैं वो एक एक करके बच्चों को एडॉप्ट करते हैं ताकि संस्था पे एकदम से बोझ ना पड़ जाए और किसी अध्यक्ष पे या फिर कोई ऐसा मेंबर पे ये ना लगे कि भाई हमें 100 बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है। तो इसलिए जो सोसाइटी के जो संस्था के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी बच्चों की एक की जिम्मेदारी हो जाती है। एक बच्चा एडॉप्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 बच्चे को एडॉप्ट करे एक कोई व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 100 का मैनेजमेंट देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए संस्था की पहल है कि जितने लोग जुड़े हैं वो किसी एक बच्चे को एडॉप्ट कर लें, तो वो अपने बच्चों के साथ इस बच्चों को भी सरवाइव कर पाएंगे और उन्हीं जो अपने बच्चों को फैसिलिटीज देते हैं इन बच्चों को भी वो फैसिलिटी मुहैया करा पाएंगे।
जी उधर जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो मानवता की मिसाल कहीं ना कहीं पेश करने के लिए जुड़ती हैं संस्था से, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग जो है वो नहीं मिलती है इन्हें, हालांकि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो एक बार जुड़ना चाहती हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जो ऐसे सेंटर्स हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी पहल जो है वो दिशा सेंटर ने नहीं की? क्योंकि जिस तरीके से सरकारी फंड की अगर बात करें, हालांकि जिस तरीके से अगर काफी फंड एक गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से मिले अगर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो होगी और जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें एक अलग सुविधा जो है वो मिल सकेगी। जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल जायज है कि मैं आपको बता दूं राजधानी दिल्ली में इस तरह की सेंटर तमाम है। कुछ ऐसे सेंटर भी हैं जो दिव्यांग बच्चों पे ही काम करते हैं, जैसे 90% ऑर्थोपेडिकल है, उन पे काम करते हैं। इनको तो गवर्नमेंट मदद करती है। कुछ गवर्नमेंट के आपको बता दें नियम कानून है जिसके तहत कि आपकी संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए, उस संस्था को गवर्नमेंट मदद करती है। अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसको सोसाइटी से ही संपर्क करना पड़ता है और सोसाइटी ही उनको मदद करती है। और धीरे धीरे जिस तरह संस्था काम करती है धरातल पे, गवर्नमेंट को दिखने लगता है कि हाँ ये संस्था काम कर रही है, और फिर गवर्नमेंट भी इसमें हाथ बटाती है, आगे आके मदद करती है। लेकिन उससे पहले धरातल पे तमाम संस्थाओं को काम करके दिखाना पड़ता है कि हाँ जिस भी संस्था जिस मोटिव से काम कर रही है उस मोटिव में वो कामयाब हो। गवर्नमेंट को दिखता है काम तो गवर्नमेंट आगे आती है मदद करने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उदय हिंदुस्तानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। तो दिल्ली से हम आपको खबर बता रहे जहां पर एक ऐसी संस्था जो मुख्य रूप से स्पेशल बच्चों के लिए काम करती है, कई एक्टिविटीज करवाती है, चाहे वो आर्ट की एक्टिविटीज हो, डांस एक्टिविटीज हो या फिर तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटीज जिससे ये जो बच्चे हैं वो आगे आकर समाज में खड़े हो सके। हालांकि गवर्नमेंट फंडिंग ऐसी संस्थाओं को नहीं मिल रही है, लेकिन जो समाज है वो कहीं ना कहीं आगे आकर इन बच्चों के लिए काम करना चाहता है। और यही वजह है कि जो दिशा सेंटर है उसमें भी कई तरह के जो लोग हैं वो आज काम कर रहे हैं और ये जो बच्चे हैं उनके लिए आगे आने के लिए पूरी तरीके से अपनी मदद जो है वो दे रहे हैं। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां पर नगर पालिका के अंतर्गत अतिक्रमण सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पटरी दुकानदारों के अतिक्रमण के बाद भी कई अन्य दुकानदार भी अतिक्रमण यहां पर फैला रहे हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और शहर में जाम की स्थिति भी बनी रहती है। वहीं दुकानों के सामने भी जब ग्राहक भी अपने वाहन खड़े कर देते हैं तो जाम की स्थिति और भी खराब हो जाती है। हालांकि नगर पालिका के द्वारा विकास की बात की जाए तो इस बारे में नगर पालिका ईओ के पास कोई जवाब नहीं होगा। नगर पालिका के इस अतिक्रमण सफाई अभियान को लेकर देखिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। सफाई अभियान आज शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा लगातार जो दुकानों के आसपास बोर्ड लगे हैं जिनसे जाम की समस्या बढ़ती है, और जब ग्राहकों के वाहन खड़े होते हैं तो दुकानों के सामने जाम लगने की स्थिति बन जाती है। शहर में जहां ई रिक्शा और अन्य वाहनों का भरमार है, वहीं आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति, बोर्ड, बैनर और भी प्रचार प्रसार के जो वहां सामने लगाए जाते हैं उसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने मिलकर रायबरेली में सफाई अभियान शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी से बोर्ड हटाए जा रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली पे लाद कर ये भेजे जा रहे हैं। साफ ये झलकता है कि जहां एक तरफ जाम की स्थिति, वाहनों का बढ़ना, महंगाई को भी इतनी होने के बाद भी वाहनों का बढ़ना, और खासकर अगर ये हम बात करें कि जाम की स्थिति पैदा कैसे होती है। सर, ये सफाई के अभियान चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग विरोध भी कर रहे हैं अतिक्रमण को लेकर। लोग सफाई अभियान और अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं क्रमिक रूप से। जी, पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी महोदया की आदेश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में जी हम लोगों ने 3-4 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा है शहर में कि जो लोग भी अपनी दुकान के बाहर हैं या अतिक्रमण कर रखा है वो हटा लें। जी, कल भी हम लोग निकले थे, मजिस्ट्रेट मैडम और मैं, और लोगों को समझा, दुकानदारों को पूर्व में सूचना दी गई है, उसके बाद भी बिल्कुल जरूरी है। और अभी हम लोग आज जो है जो अवैध नोटिस लगी हुई है जी उसको हटाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरे जिले में चल रहा है कि कुछ स्थानों? अभी हम लोगों ने नगर पालिका क्षेत्र में शुरू किया है, लेकिन पूरे
और रायबरेली में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पारिवारिक न्यायालय में 6200 वाद लंबित हैं। त्वरित निस्तारण के प्रयास के ये संख्या बीते सालों की अपेक्षा काफी घटी है। वहीं कुल 3 जज हैं जिनमें बराबर के केस जाते हैं। मेरे अलावा 2 एडीजे स्नेहा नेगी और पवन शुक्ला भी तन्मयता से वादों का निस्तारण करते हैं। है कि वर्तमान में पारिवारिक न्यायालय में लगभग हमारे 6200 के आसपास केसेस हैं। 6200 के आसपास केसेस हैं। हमारे यहाँ 3 कोर्ट्स हैं। 3 कोर्ट्स में हम लोगों ने बराबर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है। और तीनों के इस समय मैटर्स जो चलते हैं वो 125 भरण पोषण का चलता है। इसके अलावा सेक्शन 9 है रुखसती, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहता है, उसका चलता है। और तलाक का चलता है। तलाक में विवाह विच्छेद है। इसके अतिरिक्त जुडिशियल सेपरेशन भी लोग मांगते हैं और शादी को नल एंड वाइड घोषित करने के लिए भी प्रेयर करते हैं। इन सब के अलावा हमारे यहाँ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट का भी मुकदमे चलते हैं, जिसमें कि वो संरक्षक नियुक्त करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से फैमिली कोर्ट मैटर्स जो डील करते हैं वो इन केसेस को डील करती है। ये एंटायरली अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से अलग हो गया है। और इसमें जो प्रिंसिपल जज यानी मैं हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जज की जो पोस्ट होती है वो जिला जज के स्तर की पोस्ट होती है। तो इस तरह से फैमिली कोर्ट में हम पारिवारिक डिस्प्यूट के मुकदमों को डील करते हैं। अब रही बात गुजारे भत्ते की, जैसे गुजारा भत्ता हम बांधते हैं तो उनकी वसूली भी हम लोग करते हैं। उसके लिए सेक्शन 128 है। उसके तहत आवेदक जो है अपना आवेदन करता है और हम उस आवेदन पर संज्ञान लेते हुए रिकवरी वारंट जारी करते हैं। उस रिकवरी वारंट से जो पैसा आता है वो हम लड़की को दिलाते हैं। हमारे यहाँ पर डे हमारी कोर्ट्स में लगभग 40% केसेस में पैसा आ भी रहा है, दे भी रहे हैं। और जिसमें नहीं आ रहा है उसमें वो अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं कि हम इसको अगली डेट पे या हम कुछ करते हुए कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम देंगे। तो इस तरह से जो पैसा है उससे जो लेडी है, जो सफरर लेडी है, उसको हम कुछ पैसा देकर हम कुछ उसको हील अप करते हैं उसके सफर को। तो प्री लिटिगेशन के केसेस हैं। प्री लिटिगेशन का केसेस वो केसेस होते हैं जो उसमें लिटिगेशन यानी कोई भी बात संस्थित करने से पूर्व बात उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही हम उसमें सुलह समझौता करा दें। तो उस तरह के हमारे पास जो है हमने 2 बेंच बनाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारे यहाँ 2 बेंच है। और उस बेंच में डीएलएसए सेक्रेटरी साहिबा जो है उसमें एप्लीकेशंस को हमारे पास लाते हैं। हम बेंच को रिफर करते हैं। वो जो केसेस हैं वो मेरे पास तब आते हैं थाने से। महिला थाने में आदमी देता है और महिला थाने से केसेस आते हैं। उन केसेस को लिस्ट बनाकर हम बेंच में देते हैं। हमारे यहाँ 2 बेंच गठित हैं और उस बेंच में हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं और सदस्य हैं वो उनको समझाते हैं। और उससे क्या होता लाभ, सबसे बड़ा लाभ उससे मिल रहा है कि एक मुकदमा होने से पहले ही पति पत्नी के बीच में एक मित्रता की भावना उत्पन्न होने के बाद वो लोग रजामंद हो जाते हैं एक साथ रहने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है प्री लिटिगेशन का कि हमारे यहाँ मुकदमे की बढ़ोतरी भी नहीं होती है और मुकदमा खत्म भी हो जाता है। ये हम लोग ने जो ये हम लोगों ने जो कार्रवाई स्टार्ट करी है, ये कार्रवाई बहुत ही कारगर है। और इसमें लास्ट ईयर 8 केसेस हमारे डिस्पोज। अब समझ लीजिए 8 केसेस डिस्पोज होने का मतलब है अगर लड़का करता है तो रुखसती करेगा, लड़की करेगी तो डोमेस्टिक वायलेंस करेगी, 125 करेगी, और लड़का करेगा तो एक केस निपटने का मतलब यानी 3 केस निपटे, यानी 8 केस निपटने का मतलब है मैंने 24 केस को कंट्रोल किया है। उससे हमारी पेंडेंसी भी कंट्रोल होती है। तो ये प्री लिटिगेशन जो कंसेप्ट हमारे यहाँ चालू हुआ है, सभी के यहाँ है, हमारे यहाँ भी चालू है, ये मैं ज़रूर इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें जो है नाम क्या
का मामला सामने आया है। अवैध खनन का काम बदस्तूर जारी है। मौके पर यमुना की धारा के बीचों बीच अवैध खनन का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अवैध खनन से यमुना की सतह को काफी नुकसान पहुंचता है। इसी के चलते यमुना के किनारे बने रास्ते का भी बुरा हाल हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। नाम क्या आपका? महावीर सिंह। गाँव के क्या समस्या है यहाँ पर? भैया इसी रास्ते की समस्या है यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं प्रशासन इस रास्ते को बनवाए, सही करवाए। तो जब तक खनन चलेगा रास्ता तो ठीक नहीं होगा। नहीं। ये तो प्रशासन अधिकारी देखेंगे या वो आप देखो, जो भी करना। जाना बंद हो सकता है। इस रोड पर बहुत गंदा रोड हुआ आपका। तो कुछ रिश्ते की बात बता रहे थे आप? हाँ, लौंडीदारी के लड़के के रिश्ते नहीं हो पा रहे। आधा गाँव पारा बैठा इस रास्ते की वजह से। तो रास्ता क्यों खराब है जी? ये रास्ता गाड़ी वोड़ी चल रही है रेत की, और कैसे खराब है? खनन की जो गाड़ी चल रही है। हाँ, उनसे है और क्या शिकायत की। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन? भाई प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसे सड़क बनवाई जाए, हमारा रास्ता सही होना चाहिए। बरसात होने के बाद निकले भी नहीं जाता। तो गाजियाबाद से आपको एक खबर बता दें, जहां पर अवैध खनन लगातार जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि स्थानीय निवासियों को इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं आगरा के थाना सिकंदरा के मांगरोल गुर्जर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सारण फारण में मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या घटना हुई है? ये आपस में फैले तो औरत बैठाती है, वैसी औरत है काम करने वाली गंदी औरत है भैया जी। आज क्या हुआ था? आज तो आप जी छूटे दौड़े के हमारे मोड़े ने मारे गए ताते त्राट भाजा के गए। गाँव में गाड़ी छोड़ी गए, तुरंत गाड़ी में तो उतर के गाली गुफ्ता बकन लगे। जो करा जी जेठ मिले तो दरवाजे पर तो जिनने डाल लिया दादा सरिया दादा लठ। तो वही दो तीन औरतें होती घर में, वही भाई तो देखो वहाँ हाथ टूटे मोहल। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? हम 3 लोग। अच्छा, और एक लड़की है आगे ऐसी लाठी आठी लगी है, पर वैसी खून की चोट नहीं है। गोली भी चली है क्या? गोली भी चली है। ये मेरे को पता चला कि ये मेरे भाइयों को घेरने के लिए जा रहे थे। मुझे पता चला तो मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया। मैंने कहा हो उन्होंने भगवानटा की हैं हम लोग। मैंने कि तुम दोनों वहीं रहना और अपनी गाड़ी लेके आना। तो इनके पीछे लग गए ये यहाँ से बाईपुर मोड़ से लगे तो मक्ता तक गए मेरे पीछे। उनको पता चल गया, घर वालों को पता चल गया, ये यहाँ से निकल गए। जाने के बाद घर पहुँच गए। हमने तहरीफ भी दी चौकी में। मैंने कि जो थे उनके नाम उन्हें देखे, उनको नाम तहरीफ दे गया। वो तहरीफ, हाँ वो तहरीफ में नाम दे गया कृष्णा, भोला और शिवनारायण। आज क्या हुआ था? फिर उसके बाद ये तहरीफ देके घर जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी घर पहुंची, गाड़ी में से उतर नहीं पाई। ज़्यादा लाठी डंडों से और गोली से फायर करना स्टार्ट कर दिया। वही खबर आगरा से, जहां आगरा के थाना नाई के पास बेकाबू कार एक्टिवा सवार को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप में जा घुसी। इस हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहगीरों का कहना है कि कार में सवार सभी लोग नशे में धुत थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। मेरा नाम मोहम्मद अख्तार है। सर क्या घटना हुई है? ये क्या? ये भगवान टॉकीज की तरफ से ये एल्टो कार आ रही थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। फुल ड्रिंक किए हुए थे, जरूरत से ज्यादा ड्रिंक किए हुए थे। पहले मैंने नालगंज चौराहे पे ही ठोकी गाड़ी, उसके बाद डिसबैलेंस होती हुई पेट्रोल पंप में आन के ठुकी। और इसमें एक एक्टिवा सवार भी घायल हुआ है, जो कि गाड़ी की चपेट में आया है। और इसमें गाड़ी में जो 5 लोग बैठे हुए थे, उसमें से 2 लोग घायल भी हैं, जिनको उपचार के लिए इमरजेंसी ले आया गया है। नशे में थे क्या? बहुत ज्यादा नशे में थे, 5 गिर रहे थे, इस कंडीशन में थे। और गाड़ी में कुछ सामान नशे की चीजें भी थी, जो कि कुछ भीड़ भाड़ ने आन के उसमें से उठा लिया है। तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अख्तार है। सर क्या घटना हुई है? ये क्या?
वहीं खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां तहसील सुरनकोट में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरनकोट से भैंसी आज तक की सड़क की बेहद जर्जर है। कई बार नागरिक सोसाइटी के सदस्यों ने प्रशासन को नोटिस दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने अपील की है कि कृपया इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक एक्सीडेंट केस आया, मोहम्मद नसीर सन ऑफ फजल हसैन और कोटा मेंढर। ये टिपर एक्सीडेंट हुआ है, हमारे पास ब्रांड रेडी है। हमने लीगल फॉर्मेलिटीज पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी जो है हैंडओवर कर दी केस। वहीं खबर हमीरपुर से, जहां सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के हैंडपंप में दौड़ रहे करंट से पूरे विद्यालय में दहशत फैल गई। इसका खुलासा तब हुआ जब हैंडपंप से प्रधानाध्यापक पानी ले रहे थे। प्रधानाध्यापक को भी करंट का जोरदार झटका लगा। वहीं विद्यालय का ये कहना है कि 2 बार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये पूरा मामला सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम बिल्हाड़ी का है। नाम विपिन कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक करते हूँ और प्राथमिक विद्यालय बिल्हाड़ी है। अच्छा, क्या समस्या हो रही है सर यहाँ? सर यहाँ पे ऐसे में जो पानी है सबमर्सिबल, उसमें हैंडपम्प लगा हुआ है, उसमें सबमर्सिबल बोर हुआ, उस पर करंट आ रहा है। इसके विषय में प्रधान जी को 2 बार अवगत कराया गया। प्रधान जी एक बार आए थे, यहाँ निरीक्षण कर गए, उसके बाद कह रहे थे ठीक है मैं प्लम्बर को भेजूँगा। तो प्लम्बर 2-3 मतलब आया नहीं, अभी 2 दिन हो गए हम लोगों ने उनको 2 बार अवगत भी करा चुके हैं। अभी तक ये है कि भैया करंट आ रहा है उसमें सबमर्सिबल में, तो बच्चों के लिए भी खतरा है हमारे, क्योंकि बच्चे इतना, और जब भी हम लोग सबमर्सिबल चलाते हैं तो ये कहते हैं कि वहाँ कोई ना कोई टीचर उपस्थित रहता है। जितनी देर चलती है हमारी पानी की टंकी है, तो वो जब भर जाती है तो फिर सबमर्सिबल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई समस्या ना है। ये भी हम लोग को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो सारा दायित्व हमारा लोग का ही है इसमें। अगर बच्चों को कुछ होता है तो जवाबदेही हमारी लोग की बनती है इसमें। सर अभी तक कितने लोगों को करंट लग चुका? अभी 2 लोगों को हम लोग को लगा, हेडमास्टर मुझे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।